ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर जिनके स्वामी मंगल देव तथा श्री राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह पंचांग नित्य के भांति 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और उसके पहले भाग का लघु रूप हम अलग से भी प्रस्तुत करते रहे। इसमें डेटा जो भी लिए गए हैं दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम प्रस्तुत करने में समर्थ हो रहे हैं। तो पंचांग हमारा 5 भागों में है। आइए पंचांग के बारे में संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। उसके 5 दैनिक पंचांग के 5 अंग जो हैं उनके बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करते हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित रखता है और इसी के पहले भाग का पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग अलग से प्रस्तुत करते रहे हैं और ग्रहों के गोचर से पहले भाग का ही पहले भाग में ही वह प्रस्तुत है। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है जिसे ताराबलम कहते हैं। यह जन्म नक्षत्र में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हुआ करते हैं और आज जिस चंद्रमा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं भ्रमण कर रहे हैं दोनों को ताल मिलकर यह निकाला जाता है कि आज का दिन कैसा है। तो चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में है और आज जिस नक्षत्र में है दोनों को मिलाकर आज के बारे में निकलता है कि आज कौन सा दिन कैसा दिन है। इसे ताराबलम कहते हैं। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं। ग्रह अपना फल नहीं देते, नक्षत्र ही फल देते। इसलिए नव तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है और यह जातक के पूरे जीवन के बारे में बताता है कौन सा ग्रह उसके लिए शुभकारी है, कौन से ग्रह शुभकारी है, कौन सी अवधि उसके लिए शुभकारी होगी, कौन सी अवधि उसके लिए अशुभकारी हो सकती है, परेशानी भरा हो सकता है। जन्म कुंडली में कौन से ग्रह उसके लिए अच्छे प्रभाव को दे सकते हैं और जीवन में से जीवन के यापन के दौरान या जीवन आजीवन जो भी व्यक्ति इनसे जुड़ता है जातक से वह इनके लिए लाभकारी होगा या चुनौती भरा होगा। चाहे वह व्यक्ति घर से संबंधित रखता हो, रिश्तेदार हो, परिवार से संबंधित रखता हो, समाज से हो, गांव से हो या कार्य क्षेत्र पर हो, बिजनेस का पार्टनर ही हो। ये सभी के बारे में नव तारा चक्र पद्धति से हम जानते हैं। तो ये इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा उस प्रस्तुति में करेंगे। तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार आज का दिन कैसा है, यानी चंद्रमा स्थायी रूप से जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, इसे चंद्र बलम कहते हैं। चौथा भाग चौघड़िया बोर्ड से संबंधित है। आज का चौघड़िया कैसा है और चौघड़िया की उपयोगिता काफी है। दैनिक जीवन से लेकर विशेष कार्यों के लिए यह काफी उपयोगी है। और पांचवा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना, यह मूलांक और भाग्यांक से संबंधित रखता है। विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। तो चलिए पंचांग ये हमारी सूची हुई आज की प्रस्तुति की। और अब हम पंचांग के बारे में जो जानते हैं कि शुभ और अशुभ मुहूर्त का वह बताता है पंचांग। इससे कहीं बढ़कर पंचांग की भूमिका है। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है अपितु व्यक्ति के निर्णय की क्षमता को सुदृढ़ करता है या आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। पंचांग
की महत्ता जीवन में बहुत अहम भूमिका है। बहुत ही उपयोगी है पंचांग। अतएव आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें, और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बनें। चलिए अब आपको हम ले चलते हैं पंचांग के पांचों अंग में। और हर अंग महत्वपूर्ण है, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपके लिए हर प्रस्तुति में उपयोगी और आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए हम उसमें बहुत सारे ज्ञान की बातें आदि लेकर आए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए पहले भाग में हम आपको ले चलते हैं। एक और गणेश की पूजा बड़ी स्वागत है आपका आज के दैनिक पंचांग के पहले भाग में। दिनांक 2 सितंबर 2025, माह भाद्रपद, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलयुग का पांच जाने 26वां। सूर्योदय आज का 5:30 पर, सूर्यास्त 6:08 पर, सनराइज एट 5:30 am एंड सनसेट एट 6:08 PM। दिशाशूल आज का उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करनी पड़ी तो गुड़ का सेवन कर यात्रा में सुखता रहा। पंचांग के पांचों अंक: वार मंगलवार, तिथि कल भोर में 3:53 तक दसवीं, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद एकादशी, जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 9:51 तक मूला, उसके बाद पूर्वाषाढ़। अब योग अपराह्न 4:40 तक प्रीति, उसके बाद आयुष्मान। करण अपराह्न 3:22 तक तैतिल, तत्पश्चात कल भोर में 3:53 तक गर्भ, उसके बाद मरीज। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ आज कहाँ वास किए हुए और उसका प्रतिफल क्या है। ओम नमः शिवाय। तो भोलेनाथ जब तक दसवीं तिथि है वे सफर स्थल में है, जो कि शुभ नहीं है, और उसके बाद एकादशी में क्रीड़ा स्थल पर रहते हैं, वह भी शुभ नहीं है। तो आज भोलेनाथ का वास शुभ नहीं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:24 से 12:14 अपराह्न तक, अमृत काल दिन के 2:56 से 4:40 तक, रवि जोग प्रातः 5:30 से कल के सूर्योदय तक 5:30 तक। कोई भी जब भी मुहूर्त एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होता है तो उसे अहोरात्रि कहते हैं। तो रवि जोग अहोरात्रि। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:55 से 2:46 तक, गोधूली विराट संध्या 6:08 से 6:30 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:26 से मध्य रात्रि 0:12। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 2:58 से 4:33 तक, गुलिक काल दिन के 11:49 से 1:24 अपराह्न तक, यमगंड प्रातः 8:40 से 10:14 तक, और वर्ज्य मुहूर्त रात्रि के 8:07 से 9:51 रात्रि तक। गंडमूल प्रातः 5:30 से 9:51 रात्रि तक। तो ये रहे हमारे अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं। अंश के अनुसार चंद्रमा और बुध देव कमजोर अवस्था में है, और शेष ग्रह अपनी पूर्ववत स्थिति में मजबूत अवस्था में। चंद्रमा धनु राशि में आ चुके हैं, बुध देव पहले से सिंह राशि में है। इस तरह सिंह राशि में ज्यादा ग्रह,
मित्र के अनुसार देखें, मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 4 ग्रह, सम राशि में 2 ग्रह और अपनी ही राशि में सूर्यदेव 1 ग्रह। सूर्य की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह और मंगल तथा शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं। शेष ग्रहों की राशि में एक एक ग्रह है। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन आज नहीं है। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में 2 ग्रह हैं और वे ग्रह हैं बृहस्पति और शनि ग्रह। सूर्य मंगल बुध राहु ये 4 ग्रह से हुए जो स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और शुक्र देव, बृहस्पति देव, शनि देव ये 3 ग्रह से हुए जिनके नक्षत्र दो दो ग्रह हैं। शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। तो ये रहे आज के पहले भाग की प्रस्तुति। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग। स्वागत है आपका दूसरे भाग। दूसरा भाग ताराबलम कहते हैं। ताराबलम के समक्ष जो कॉलम है, हॉरिजॉन्टल कॉलम, वह चंद्रमा आज किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वह दर्शाता है। और ताराबलम के नीचे जो वर्टिकल रोज है, यह चंद्रमा जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं वह दिखा, उसके अनुसार हम देखें। यह विभिन्न जातकों के विभिन्न नक्षत्र हो सकते हैं। और जब भी जन्म, विपद, प्रत्यय और न्यायधन्य में कोई तारा होता है तो शुभ होता है। संपत, क्षेम, साधक, मित्र, अतिमित्र, ये शुभता दर्शाता है। यह ताराबलम नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं। ताराबलम केवल चंद्र आज के बारे में जो बताता है, जबकि 9 तारा चक्र पद्धति जातक के पूरे जीवन काल के बारे में, विभिन्न परिस्थितियों के बारे में भी बताता है। उदाहरण स्वरूप दशा महादशा का फल कैसा होगा। यदि हम पहले से जान जाएं कि किस ग्रह की महादशा हमारी अच्छी होगी, तो क्या हम उस अवधि में अपने सभी अच्छे कामों को का निष्पादन कर सकते हैं। और कोई अगर चुनौती भरा समय आने वाला है तो हम मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होते हैं, जिससे हमारी वेदना, पीड़ा कम हो। और अंततोगत्वा वह हमारे स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर डालता है, क्योंकि उससे ज्यादा प्रभावित नहीं, खूब प्रभावित नहीं होता। जन्म कुंडली में बहुत अच्छे स्थिति में ग्रह बैठे मिल सकते हैं, किंतु 9 तारा चक्र पद्धति के अनुसार ग्रह हमारे शुभ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अच्छे फल कहां से मिले। उसी तरह से ऐसे ग्रह जो हमारे लिए दुश्मन है, शुभ नहीं है, उनके में पड़ने वाले नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी कैसे हो सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति घर से हो या बाहर से। ये समस्त चीजें हम 9 तारा चक्र पद्धति से जानते हैं, और इसलिए 9 तारा चक्र पद्धति पर हम अलग से वीडियो डाले हैं। और उसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली भी रखी है। और उनके कुंडली के अध्ययन से 9 तारा चक्र पद्धति से हमने साबित करने का प्रयास किया है कि उनके संबंध कैसे होते हैं, जो और वही संबंध है 9 तारा चक्र पद्धति से निकलते हैं, जो इतिहास के पन्नों में, जो हमारे जीवन पर। तो ये हो रहे 9 तारा चक्र पद्धति की सटीकता। 9 तारा चक्र पद्धति काम कैसे करती है यह संक्षेप में आपको बता दें। ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। लेकिन 27 नक्षत्र कुल होते हैं और 9 ही ग्रह होते हैं। तो 27 नक्षत्रों को 9 ग्रहों से जोड़ने के लिए तो इन 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्र के समूह में अलग अलग श्रेणी में रखा गया और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा। यानी पहला ग्रह केतु देव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां, बुध नौवां। और पहला ग्रह को जो स्वामित्व मिला, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र, यानी पहले श्रेणी में से पहला, दूसरे में से 10वां और तीसरे में से 19वां नक्षत्र जो हुए, उनका स्वामित्व केतु देव। उसी तरह से दूसरा, यानी पहले श्रेणी में से दूसरा नक्षत्र, दूसरे में से
11वां और तीसरे में से 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को मिला, और इसी क्रम में चलते हुए 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुधदेव को गया। और यह सूची इस तरह से, यह आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है, यह प्रस्तुति और ठीक इसके बाद आने वाली प्रस्तुति जिसमें नौ तारा चक्र पद्धति पर फलित कैसे होता है वह आपके समक्ष है, आने वाला है, वह दोनों उपयोगी हो। अब फलित कैसे करते हैं यह हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जन्म कुंडली में चंद्रमा इस नक्षत्र में, और उस नक्षत्र को हम पकड़ते हैं, और उसके नक्षत्र स्वामी जो बनते हैं वो पहला ग्रह बनते हैं। यानी दशा का जो जातक का जो जन्म हुआ उसी महादशा में हुआ, जिसमें चंद्रमा जिस नक्षत्र में उनके स्वामी, और गणना इसलिए वहीं से प्रारंभ होती है। ये पहला ग्रह बनते हैं जो कि मिश्रित फल देते हैं, शुभ कम अशुभ ज्यादा, और वहां से गणना आरंभ करते हैं, वहां से दूसरा ग्रह, चौथा ग्रह, छठा, आठवां, नौवां ग्रह ये सुफलदायी होते हैं। वही पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां ग्रह अशुभ फलदायी। अब हमें वो उस ग्रह का नाम पता चल गया जो ग्रह हमारे लिए सुखदायी है, जो ग्रह हमारे लिए चुनौती लेकर आने वाले हैं, समस्या लेकर आने। तो क्या है इससे हमारे दशा महादशा का फल पता नहीं चलेगा? और जब यह पता चल गया तो हम शुभ कार्यों का निष्पादन उसमें करेंगे, और अशुभ परिस्थिति से झेलने के लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखें। वेदना कम होगी, पीड़ा कम होगी, अंततो गत्वा वह हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा ही प्रभाव डालेगा। तो नौ तारा चक्र पद्धति का ये है। जन्म कुंडली में उसी तरह से हम देखते हैं कि उदाहरण स्वरूप हम पहले गणना आरंभ करते हैं। यदि किसी जातक का जन्म उदाहरण के लिए चित्रा नक्षत्र में हुआ है, तो चित्रा नक्षत्र में यदि हुआ तो मंगल ग्रह बने, और मंगल ग्रह से पहला ग्रह मंगल बन गए। अब यहां से गणना जब आरंभ करेंगे तो राहु दूसरा ग्रह, बृहस्पति तीसरा, शनि चौथा, बुध पांचवा, केतु छठा, शुक्र सातवां, सूर्य आठवां और चंद्रमा नौवां। यानी जिस मंगल चित्रा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, या मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, मृगशिरा, चित्रा या श्रविष्ठा के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए राहु देव संपत्ति का कारक होंगे, वहीं बृहस्पति देव विपद का कारक होंगे, शनि देव क्षेम का कारक होंगे, बुध देव प्रत्यरि के कारक होंगे, केतु देव साधक बनेंगे तो शुक्र न्यायधर्मी बनेंगे, और सूर्य और चंद्रमा मित्र और अति मित्र बनेंगे। इस तरह से हम गणना आरंभ करते हैं और गणना करते हैं, और यही गणना हमारे लिए उपयोगी हो। तो ये रहे हम नवतारा चक्र पद्धति पर संक्षिप्त परिचय। विस्तार से आप हमारी प्रस्तुति को, YouTube में जो प्रस्तुति रखी हुई है नौ तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति, आप उसे जरूर दें, आकलन करें नौ तारा चक्र पद्धति के अनुसार। एक उदाहरण मैं बताता हूं, किसी जिसे इसी जातक के बारे में, मंगल देव के नक्षत्र में जन्मा जातक, राहु को हम देखते हैं कि जन्म कुंडली में कहां बैठे, क्योंकि दूसरा ग्रह जो होता है संपत्ति का कारक होता है। इस जातक के लिए राहु देव संपत्ति के कारक बनेंगे, तो राहु देव जहां बैठे हुए जन्म कुंडली में, उससे संबंधित कार्य करने से जातक को धन का लाभ हो। तो इसी तरह से हम अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, परिस्थिति के अनुसार निकालते हैं। चलिए अब हम, ये हमारे संक्षिप्त परिचय हुई नौ तारा चक्र पद्धति। अब हम आपको ले चलते हैं आज जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा कहां गोचर कर। तो चंद्रमा आज 9:51 तक मूला नक्षत्र में है, उसके बाद पूर्वाषाढ़ हो जाता है। तो जब तक यदि भरनी, किसी जातक का जन्म भरनी, पूर्वा फाल्गुन या पूर्वाषाढ़ में हुआ है, तो पहला भाग अति मित्र है, दूसरा भाग जन्म का है, जन्म तारा। यानी पहला भाग
शुभकारी, और दूसरा भाग थोड़ी समस्या ले। वहीं यदि किसी जातक का जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हुआ है तो पहला भाग क्षेम और दूसरा भाग व्यत्यय। इस प्रकार हम फलित खुद कर सकते हैं, हम आंक सकते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा होगा। और जब दिन तारा हमारे विपरीत हो, विपरीत शुभ फल देने वाले हो, तो हमें शुभ कार्य आदि नहीं करना चाहिए और दैनिक कार्यों में भी सावधानी बरतनी। अब सवाल उठता है कि अगर हमारा आज का तारा जन्म विपद प्रत्यय और नैत धन्य में है तो उपाय क्या है? तो आपका कार्य को टालें, अशुभ अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं करें, क्योंकि जो भी उपाय आपको हम अभी बताने जा रहे हैं वह प्रमाणित नहीं है, उसकी सटीकता अभी तक हमारे हमें पता नहीं है। इसलिए हमने संकलित जरूर किया है जो आपके सूचना है, लेकिन जोखिम ना लें और उस अशुभ परिस्थिति को टालें। या तो पहले काम का निष्पादन कर लें जो आप करने जा रहे हो, या फिर इंतजार करें अच्छे समय की। और आपके समक्ष उपाय परिहार क्या है? तो तारा जन्म तारा में यदि हमारा आज का तारा पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में पड़ता है तो गुड़ का दान, प्रत्यय में पड़ता है तो नमक का दान, और नैधन्य में पड़ता है तो मोर को त्यागना जरूरी है, फिर भी मजबूरी है तो 301 का दान। ये जो उपाय हमने बताया ये हमने संकलित किया है, इसकी प्रमाणिकता हमारे पास अभी नहीं, इसलिए हम जोखिम लेने की सलाह नहीं देते। आपको यही कहते हैं कि यदि अशुभ परिस्थिति में तारा है आपका आज का, तो थोड़ा सावधान रहें और शुभ कार्य आरंभ न करें, उसमें शुभता की संभावना कम हो सकती है। तो ये रहा हमारा नौ तारा चक्र पद्धति पर तारा बलम पर प्रस्तुति और नौ तारा चक्र पद्धति पर साथ साथ। अब हम आपको ले चलते हैं आज का चंद्र बलम क्या कहता है। चंद्र बलम, चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा जिस राशि में स्थायी रूप से जन्म कुंडली में है उसके अनुसार आज कैसा फल। तो चंद्रमा आज धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और ये जन्म कुंडली में यदि मिथुन राशि में है, कर्क राशि में है, तुला राशि में है, धनु राशि में है, कुंभ और मीन राशि में है, तो आज का दिन इन जातकों के लिए शुभ है। यानी मिथुन, कर्क, तुला, धनु, मकर और कुंभ तथा मीन राशि के जातकों के लिए आज के दिन की शुभता के संकेत हैं। शेष राशियों के लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, इष्ट देव का ध्यान धरने की जरूरत है और दैनिक कार्यों से लेकर विशेष कार्यों में भी सावधानी जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ चंद्रबलम की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। अब आपको हम ले चलते हैं चौथी पद्धति में, चौथी प्रस्तुति में, और वह है चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा से संबंधित हो या कोई नया कार्य हम आरंभ कर रहे हैं, तो भी चौघड़िया को देखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त को नहीं देखना चाहता हो तो कम से कम शुभ को कार्य को करने के लिए कम से कम चौघड़िया जरूर देखें। चौघड़िया की उपयोगिता काफी है और इसलिए हिंदी और अंग्रेजी में हमने हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया यूट्यूब में पोस्ट करके रखा है, उसे देखें और उसके अनुसार तो आप अपने समय का उपयोग करें ताकि जो फल है आपके लिए शुभ। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं और सप्ताह के दिन साथ ही हो, इसलिए जो 8वां चौघड़िया होता हुआ करता है आदि का चौघड़िया वही अंत का चौघड़िया होता है। तो 7 चौघड़िया सप्ताह के 7 दिन के से संबद्ध, और ये सातों दिन के स्वामी अलग अलग 7 ग्रह
और ये सातों ग्रह अलग अलग विशेष कार्य विशेष प्रयोजन के लिए शुभकारी उपयोगी। तो अब इस तरह से हर चौघड़िया विशेष कार्य के लिए उपयोगी है, विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी। दिन का चौघड़िया राहु काल काल बेला वार बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। जब भी कोई भी चौघड़िया ऐसी अशुभता से व्याप्त हो तो उस चौघड़िया को त्याग करना चाहिए, क्योंकि उस चौघड़िया में शुभ फल की गारंटी नहीं। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया कैसा। आज का चौघड़िया दिन चूंकि मंगलवार है, रोग से शुरू हो रहा है और रोग से ही समाप्त। दिन का चौघड़िया उद्वेग चौघड़िया जो 7:05 से 8:40 तक है, वह वार वेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो 1:24 अपराह्न से 2:58 तक है, काल वेला से ग्रसित है। और शुभ चौघड़िया जो 2:58 से 4:33 अपराह्न तक है, वो राहु का। वहीं रात्रि का चौघड़िया रात्रि के 7:33 से 8:58 तक लाभ चौघड़िया से है, जो कि काल रात्रि से। तो ये रहे हमारे चौघड़िया की प्रस्तुति। जो भी अशुभ चौघड़िया से अतिव्याप्त स्थिति है उसे त्याग देना चाहिए, इस चौघड़िया का उपयोग करें। आप भी उपयोग करें। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि आपका हर चौघड़िया उत्तम होगा। यह दैनिक कार्यों से लेकर किसी भी कार्य के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अमृत चौघड़िया एक ऐसा चौघड़िया हुआ करता है जिसमें कोई भी कार्य किया जा सकता है, बशर्ते कि वह शुभता से अधिव्याप्त। तो अब हम आपको ले चलते हैं अंतिम भाग में, अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। सबसे पहले अंक ज्योतिष पर परिचय। अंक ज्योतिष एक ऐसा ज्योतिष है, अंक शास्त्र है, जिसमें हम 1 से 9 तक अंकों का प्रयोग करते हैं। इसमें हम कहीं भी 1 से ज्यादा अंक वाले अंकों का प्रयोग नहीं करते। शून्य की को गणना में नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। 1 से 9 तक के बीच के 5 का अंक ऐसा है जो संतुलन का काम करता है, क्योंकि 5 अंक जो है 1 और 9 के बीचों बीच, इसलिए अपने से पहले के आने वाले अंकों और बाद में आने वाले अंकों को वह संतुलित करता है। ये 1 से 9 अंक ऐसे हैं जो जिनके स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं और जिन्हें कोई विशेष नाम से पुकारा जाता है अंकों की दुनिया। पहला अंक के स्वामी सूर्य बनते हैं, दूसरा के चंद्रमा, तीसरा के बृहस्पति, चौथा के राहु, पांचवा का बुध, छठा का शुक्र, सातवां का केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल। और उनको विशेष नाम से जो पुकारा जाता है, एक को राजा से या सरकार से, दूसरा को रानी से या डिप्लोमेट से, पार्टनर से, तीसरा को बृहस्पति जो गुरु से है, गुरुजन से उसको संबोधित किया जाता है, चौथा को सात तत्वों से, झूठ बोलने वाले से, सातिर दिमागी से, पांचवा राजकुमार या कुमार से संबोधित करते हैं, छठा को मंत्री या सुख देने वाला व्यक्ति से, सातवां धर्म गुरु से, जिस व्यक्ति को अग्रिम घटनाओं की सूचना प्राप्त हो जाए, और आठवां अधीनस्थ या हमारे नीचे तबके के लोग, हमारे अंदर काम कार्य करने वाले लोग, और अंत में हमारे न्यायाधीश। नौवां मंगल जिसका ये होता है सेनापति, पुलिस और चिकित्सक, डॉक्टर। ये सभी हमारे अंकों को का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी अंकों को अलग नाम से पुकारा जाता है। जब भी 1 से ज्यादा अंक हमारे पास होते हैं कहीं भी, तो हम उसे उन अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। अंक 2 प्रकार के होते हैं हमारे जीवन में, एक स्टैटिक अंक जो स्थिर अंक होते हैं, और एक जो चलायमान अंक डायनेमिक अंक। स्थिर अंक वो होते हैं जो ईश्वर द्वारा हमें गिफ्ट के तौर पर मिलते हैं। तो इस अंक में जन्मतिथि, माह और वर्ष होता है, और इससे हम ड्राइवर और कंडक्टर को निकालते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर मूलतः अंक ज्योतिष में अंक जन्म तिथि को में जो जन्म तिथि और माह वर्ष 3 कंपोनेंट होते हैं, उनके जन्म तिथि को जोड़कर एकल अंक में जब परिवर्तित करते हैं तो वह मूलांक बनता है, ड्राइवर कहलाता है। और जन्म तिथि माह वर्ष को जब जोड़ते हैं तो भाग्यांक कहलाता है, और जन्म तिथि और वह भाग्यांक कहलाता है।
इस तरह मूलांक और भाग्यांक यानी ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में तालमेल अच्छी रहे, तभी जीवन अच्छे से अच्छा चल सकता है। और डायनेमिक अंक में वो अंक होते हैं जिसे हम इन अंकों से और भी अंक हम निकालते हैं, जैसे एंजल नंबर निकालते हैं, पर्सनल नंबर निकालते हैं, याद याद, ये सभी स्टैटिक अंक होते हैं। पर्सनल नंबर में हम जब निकालते हैं तो उसमें जन्म तिथि माह और वर्ष जो होता है, उस वर्ष को वर्तमान वर्ष में हम परिवर्तन कर और तब अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर तब उसे फलित कर। लेकिन डायनेमिक अंक जो होता है उसे हम बनाते हैं, और पहला डायनेमिक अंक जीवन का जो होता है वो नाम होता है। आप भी आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि नाम कैसे अंकों का में नाम में अक्षर होता है, फिर ये अंक नामांक कैसे हो? तो बंधुओं, हर अक्षर का अंकीय मूल्य होता है, और इसलिए चूंकि हर अंकों का अंकीय मूल्य होता है, इसलिए हम हर अंक में प्रयुक्त हर नाम के में प्रयुक्त हुए अक्षर को अंकों से परिवर्तित कर उसको जोड़ते हैं और फिर एकल अंक। इसमें हम सुनिश्चित करते हैं कि जो जोड़ा है और नाम का पहला अक्षर हो, वह ड्राइवर और कंडक्टर का दुश्मन नहीं। दोस्त नहीं हो तो कोई बात नहीं, दुश्मन नहीं। तो अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर अंकों के दुश्मन कौन? जी हाँ, आपके लिए वो अभी लेकर आया हूं। अंकों के दुश्मन, उसको याद रखें। और उन अंकों के से संबंधित अक्षर, यानी यदि किसी जातक का जन्म 1 तारीख को हुआ है या मूलांक या भाग्यांक 1 होता है, तो उसका 8वां अंक दुश्मन होता है। और 8वां अंक से संबंधित जो अंक अक्षर होंगे, जैसे पी, एफ, ये इस नाम से उसका नाम शुरू नहीं होगा इन अक्षरों से। जैसे हम कह सकते हैं पूर्वा, हम कह सकते हैं पुरुषोत्तम। एक अंक यदि उनका है मूलांक, या 2 मूलांक होता है, एक भाग्यांक होता है, तो ऐसा नाम नहीं हो जो पी से शुरू हो, एफ से शुरू। अब अंकों के जो दुश्मन है वो आपके समक्ष: 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, तीसरा के 6, चौथा के 8 9 4 2, पांचवा का जो आप ये देखें, चौथा का दुश्मन चौथा खुद भी है। पांचवा का कोई नहीं, क्योंकि यह संतुलित करता है सभी को। 6 का तीसरा और नौवां, 7 का खुद 7 और नौवां तीसरा, 8 का खुद 8 और 1 2 9 4 4, और नौवां का खुद 9 और 6 4 2 8, ये सभी उसके दुश्मन हैं। और इस तरह से एक जिसका मूलांक या वाक्यांक होता है, उसका नाम का पहला अक्षर एफ पी नहीं होना चाहिए। दो जिसका हो, दो डी एम टी यू बी डब्ल्यू एफ पी नहीं होना चाहिए। और इसी क्रम में आप 9 अंकों तक आपके समक्ष सूची उपलब्ध। इसलिए हमें सूची सुनिश्चित होना अत्यावश्यक है कि नामांक यानी नाम का पहला अक्षर मूलांक या वाक्यांक का शत्रु नहीं हो। तो आप देखें यहाँ पे जो हमने तिथि ली है, इसका नाम का जो पहला अक्षर है वह भी 1 आता है, और इसके पूरे पूरे अंक का भी मूल्य 1 आता है, इसलिए यह अंक नाम उसके लिए बहुत ही सुटेबल। आज की तिथि के बारे में देखते हैं कि आज की तिथि क्या क्या है। तो सितंबर मास में आपको बता दें कि सितंबर मास में जो भी जातक जन्म लेगा, उसका मूलांक और भाग्यांक दोनों 1 हो। सितंबर 2025, पूरे सितंबर, हर सितंबर साल के सितंबर की चर्चा हम नहीं कर, इस साल के सितंबर में जो भी व्यक्ति जन्म लेगा, उसका मूलांक और भाग्यांक 1 ही होगा। और उसी तरह से आज देखें, आज का मूलांक और भाग्यांक 1 है। अब इस भाग्यांक का जो 2 है, उसका विभिन्न अंकों से, मूलांक वाले से कैसा संबंध?
तो दो मूलांक वाले जिनका दो का संबंध, एक मूलांक वाले, दो मूलांक वाले, तीन मूलांक वाले, पांच, छ और इन मूलांक वालों से संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि ये अतिमित्र या मित्र। दो के जो मित्र हैं, एक मूलांक वाले बहुत अच्छा अतिमित्र है, उसके बाद दो, तीन, पांच ये मित्र है, और छठा सामान्य है। दुश्मन चार मूलांक वाले हुए, दो के सात मूलांक वाले हुए, आठ और नौ मूलांक वाले, ये सभी दो अंक के दुश्मन। तो आज का दिन ऐसा ऐसा ही होगा कि यदि किसी जातक का जन्म 1/10/1928 को हुआ है, या 2/11/2029 को हुआ है, 3/12/2130 को हुआ है, 5/14/23 को हुआ है, या 6/15/24 को हुआ है, तो उनके लिए शेष अंक वालों के लिए आज का दिन शुभ नहीं है। पर सावधानी रखें, खास करके यात्रा में करते समय या किसी वाद विवाद में नहीं। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना। 8 अंक वालों के लिए, 8, 17, 26 तक अंक के जातकों को विशेष रूप से ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ यह प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। आप हमसे बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रस्तुति आप तक YouTube के माध्यम से पहुंचाई गई, और यदि आप पहली बार प्रस्तुति को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सकें। इन्हीं प्रस्तुति के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय मंगल।